हेलो दोस्तों, मैं हूं निरंजन, आपका दोस्त। एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ विद निरंजन। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के इंट्रोडक्टरी पार्ट से। बहुत ही सिंपल तरीके से इंट्रोडक्शन बताया है इसमें। हम इसमें थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखेंगे, थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, स्कोप देखेंगे, और आज की डेट में ये कितना एग्जॉस्टिव है कोड अपने आप में, ये देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सबके लिए है, फॉर ऑल, जनरल नॉलेज पर्पस भी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी। इसको जैसा चाहें आप मोल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, और एक ब्यूटीफुल जर्नी में मेरे साथ चलिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इंट्रोडक्शन। नाउ स्टार्ट विद हिस्ट्री। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 was passed by the British Parliament, which had many flaws. Thereafter, the Criminal Procedure Code 1882 was first to be uniform law of criminal procedure. सबसे पहले क्या हुआ था, 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कोड को पास किया था, लेकिन इसमें कुछ विच हैज मैनी फ्लॉज, मीन्स इसमें कुछ कमियां थी। देयर आफ्टर 1882 में आया और ये हमारा फर्स्ट यूनिफॉर्म लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बना। उसके बाद देयर आफ्टर फिफ्थ लॉ कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर के सुंदरम बना। उन्होंने सीआरपीसी इन 41st रिपोर्ट लॉ कमीशन की है, जो फिफ्थ लॉ कमीशन जो है उसकी 41st रिपोर्ट में सीआरपीसी को प्रेजेंट किया और अपनी रिपोर्ट को 1969 सितंबर में सबमिट किया। उसके बाद देयर आफ्टर द ड्राफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 10th दिसंबर 1970, यानी एक ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट था ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 10th दिसंबर 1970। While drafting, 3 basic consideration were taken into account. जब हम इसे ड्राफ्ट कर रहे थे, फाइनल ड्राफ्ट, तो 3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखा गया। वो क्या थी? फेयर ट्रायल, अवॉइडेंस ऑफ डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, एंड थर्ड वन इज़ फेयर डील टू द पुअर। यानी ये 3 चीज़ों का ध्यान रखा गया कि इन्वेस्टिगेशन में डिले नहीं होना चाहिए, ट्रायल में डिले नहीं होना चाहिए, फेयर डील मिले पुअर को, यानी जो गरीब लोग हैं उनको एक ईमानदारी वाली डील हो कि हाँ कानून हमारे साथ है। इस तरह से हमें ध्यान रखा गया। यानी एज ए होल आप इसको समझ सकते हैं कि स्पीडी ट्रायल भी हो, अच्छा भी हो, फेयर भी हो, और फॉर एवरी पीपल हो। सबको लगना चाहिए कि यस, कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ चल रहा है, यानी कानून का शासन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी मर्जी आए वो वैसे इस कंट्री को चला रहा है या हमें चला रहा है, ऐसा नहीं। उसके बाद देखें, द सीआरपीसी केम इनटू फोर्स ऑन 1st अप्रैल 1974। फाइनल जब ये ड्राफ्ट हो गया प्रिपेयर, सब कुछ कंप्लीट हो गया, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, यानी प्रेसिडेंट की हमें अनुमति मिल गई, उसकी परमिशन मिल गई कि यस अब आप इसको फोर्स में ला सकते हो, तो ये 1st अप्रैल 1974 को फोर्स में आया। ये एक्ट 2 ऑफ 1974, यानी 1974 का एक्ट 2 कहलाया। ये इसका नेम रखा गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस कोड में, यानी इस सीआरपीसी में, जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 37 हैं, टोटल सेक्शंस हैं वो 484 हैं, एंड इसमें शेड्यूल भी हैं, वो हैं 2 शेड्यूल्स। इन शेड्यूल्स में क्या है? इन शेड्यूल्स में बताया गया है कि जो शेड्यूल 1 है उसमें 2 तरह की चीज़ें बताई गई हैं, 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, जिसमें फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। यानी इस शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है कि कितने टाइप के ऑफेंसेस हैं, जिनकी अगर हम काउंटिंग करें तो 511 तक इसमें ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। और हम देखते हैं इसका सेकंड कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, यानी इसमें कुछ और ऑफेंसेस भी हैं जो बताए गए हैं कि जो अदर लॉ से गवर्न होते हैं या उससे रूल होते हैं। सेकंड शेड्यूल में
फॉर्म्स बताए गए हैं। कितने टाइप्स के फॉर्म्स बताए गए हैं? वो बताए गए हैं 56 फॉर्म्स। इनमें जो भी हम डेली अपनी कोर्ट प्रैक्टिसेस में देखते हैं कि सम्मन्स कैसे दिए जाते हैं अक्यूज पर्सन को, उसका फॉर्म, अरेस्ट वारंट का फॉर्म, बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड आफ्टर अरेस्ट अंडर ए वारंट, इस तरह का वो वाला फॉर्म, प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस, यानी अटेंडेंस विटनेस की लगाने के लिए उसका भी एक फॉर्म होता है। ऐसे ऑर्डर्स के होते हैं, वारंट्स के होते हैं, सो ऑन, ऐसे चलते हुए इन टोटल बताए गए हैं 56 फॉर्म्स। कि फॉर्म यानी किस तरह का फॉर्म आएगा, आप उसको फिलअप करेंगे, फिलअप करके वो आगे एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, सीआरपीसी का जो, सीआरपीसी भी नहीं, क्रिमिनल लॉ का जो एसेंशियल ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या है? वो है प्रोटेक्ट सोसाइटी अगेंस्ट क्रिमिनल्स एंड लॉ ब्रेकर्स। यानी हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है किन से? क्रिमिनल्स से और लॉ ब्रेकर्स से। नेक्स्ट, इस पर्पज़ में, फॉर दिस पर्पज़, इस लॉ में पनिशमेंट्स भी बताई गई हैं लॉ ब्रेकर्स के लिए, और जो एक्चुअल ऑफेंडर्स हैं उनको, उनके लिए भी कुछ पनिशमेंट्स बताई गई हैं जो वो क्राइम कर देते हैं। इसीलिए देयरफॉर जो क्रिमिनल लॉ है हमारा, वो अगर हम वाइडर सेंस में बात करें तो कंसिस्ट ऑफ बोथ द सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ। यानी जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वाइडर सेंस में अगर हम समझें इसको, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि दो चीज़ों को लेके चल रहा है ये, कि सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ होता है एक प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ होता है। अब ना दो क्वेश्चन अराइजेस, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ क्या होता है यार? सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ कहता है, डिफाइन करता है ऑफेंसेस के बारे में और उनसे रिलेटेड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट के बारे में। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इंडियन पीनल कोड 1860 एंड एट्सेट्रा, और भी ऐसे एक्ट हैं। और प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ होता है एडमिनिस्टर द सब्सटेंटिव लॉ, जैसे सीआरपीसी 1973। यानी आईपीसी को गवर्न करने के लिए और डायरेक्शन देने के लिए सीआरपीसी है। ये प्रोसीजर लॉ हमारा प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ हुआ, यानी एक डायरेक्शन दे रहा है सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ को। क्योंकि आईपीसी में, अगर हम आगे फर्दर हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे आईपीसी पे, जब आपको पता लगेगा वहाँ पर कि वहाँ पर ऑफेंसेस की डेफिनेशंस है, उन ऑफेंसेस से रिलेटेड से पनिशमेंट है। यानी आईपीसी को चलाने के लिए, प्रॉपर एक डायरेक्शन देने के लिए सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है। नेक्स्ट देखते हैं स्कोप। अब स्कोप में भी स्पेशली जो उसका जो स्कोप है इस कोड का, वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। यानी इस सेंस में हम स्कोप को देख रहे हैं कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है या कैसे है, हम वो देख रहे हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि जो सीआरपीसी है हमारा, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एप्लीकेबल है, इंक्वायरी जो होती है उसमें एप्लीकेबल है, और या ट्रायल में एप्लीकेबल है किसी भी ऑफेंस की। यानी कि अगर कोई क्राइम हो गया या कोई ऑफेंस हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वहाँ पर सीआरपीसी गाइड करेगा। इंक्वायरी चलेगी, वहाँ सीआरपीसी गाइड करेगा। ट्रायल चलेगी, वहाँ सीआरपीसी गाइड करेगा। किसके साथ? अंडर द सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, यानी कि आईपीसी के साथ या जिसके साथ भी जहाँ सीआरपीसी डायरेक्ट करता है या गाइड करता है। जैसे एग्जांपल है इसमें कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल हैं या किसी स्पेशल या लोकल लॉ में पनिशेबल हैं। आगे देखते हैं कि द रूल इज़ नॉट अनड्यूली रिजिड। यानी ये जो रूल है, यानी सीआरपीसी ज़्यादा रिजिड नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें या लोकल कंडीशंस की बात करें तो इसमें कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स भी बताए गए हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू, जैसा हम देख रहे हैं कि भाई अगर कोई लोकल कंडीशंस है या कोई स्पेशल प्रोसीजर या कोई स्पेशल लॉ में, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इसने एडजस्ट कर रखा है। जैसे ये थोड़ा बहुत एक हम आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि एक है जैसे सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में ये थोड़ा सा इन्होंने क्लियर किया अपने आप को, सीआरपीसी ने अपने आप को क्लियर किया है सेक्शन 4 एंड 5 के थ्रू। देखते हैं सेक्शन 4 क्या है। सेक्शन 4 कहता है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस
अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल जो आईपीसी या किसी अदर लॉ में चल रहे हैं। जैसे इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, tried and otherwise dealt with according to the provision hereafter contained. It means सारे ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंडर में आते हैं वो इन्वेस्टिगेट होंगे, यानी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, उनका ट्रायड होगा यानी ट्रायल चलेगा, या किसी भी से डील होगा, वो हमारे सीआरपीसी में जो मेंशन है सिस्टम उसके थ्रू होगा। इसका सबसेक्शन 4.2 क्या कहता है? ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provision, but subject to, अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, सिस्टम वही है 4.1 का, अब ये 4.2 में क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 में, लेकिन एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इंक्वायरिंग, ट्राइंग और अदरवाइज डीलिंग विद सच ऑफेंसेस। इट मीन्स सेक्शन 4.2 आपका क्या कहता है, इसको वापस एक बार ध्यान से देखेंगे कि कोई सारे ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, उनकी इंक्वायरी होगी, ट्रायल चलेगा उसी सेम प्रोविज़न से, लेकिन सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट, यानी कि किसी भी उस समय के इनेक्टमेंट में अगर कोई फोर्स में चल रहा होगा या किसी मैनर में चल रहा होगा, उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा उस ऑफेंस के को डील करते वक्त, जिस ऑफेंस के लिए जैसा सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 5 सेविंग। सेविंग क्या होता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी affect any special or local law for the timing in force। मीन्स इस कोड में कहीं नहीं है ऐसा कि किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न के एब्सेंस में या कॉन्ट्रेरी उसके या अफेक्ट में आएगा कोई स्पेशल या